प्रिय मित्रों, CMPC यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत, अभिनंदन। रीट के अंदर जो भी आपकी तैयारी चल रही है उसी के अंदर मैं और एक्स्ट्रा योगदान दूं, इसके लिए मैंने जो कुछ क्वेश्चन प्रिपेयर किए हैं। क्वेश्चन लगभग वही हैं, टॉपिक वही हैं, हल्का सा जो चेंज आता है। और कितनी बार क्या होता है कि क्वेश्चन सिंपल आता है और ऑप्शन देख करके हमारे मिस्टेक हो जाती है। हमें बहुत सावधानी से काम करना है ताकि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही हो। मुझे मालूम है आपकी तैयारी बहुत अच्छी है और जो लोग मेरे इस चैनल से जुड़े हैं, मुझे विश्वास है आपको कोई भी नहीं रोक सकता। आपका नंबर शोर आएगा, आप आराम से क्वालिफाई कर लेंगे। या और मेरा जो ये कंटेंट है ये मेन एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। मैंने काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस निकाले, मैंने ऐसा कोई किसी भी टॉपिक का कोई कोना छोड़ा नहीं है। जो छठी, सातवीं, आठवीं के लेवल का है उसमें से मैंने कोई भी कोना नहीं छोड़ा जहाँ से कोई बात छूट जाए। ठीक है, तो आप आज जो लीजिए, ख़ास तौर से आज के क्वेश्चन है वो भोजन के अवयव जो होते हैं, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज, लवण, विटामिन्स वगैरह, ये तो ये इस पर मैंने क्वेश्चन लिए हैं और इस पर क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल आता है। और ज़रा सा चूके तो हम गए, तो हम ये चूके नहीं, इसलिए हमें इन क्वेश्चंस को ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए और पढ़ना चाहिए। तो लीजिए, आज के क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है रफेज है। रफेज क्या है? देखिए, हमारे भोजन में वास्तव में ये रेशेदार खाद्य पदार्थ होते हैं जो सेल्यूलोज कहलाते हैं। सेल्यूलोज जिसमें भिंडी है, तरोई है, या ये अपने गोभी है, पत्ता गोभी जिसको कहते हैं अपन, और जितने भी मतलब रेशेदार गाजर, मूली, इन सभी के अंदर सेल्यूलोज जो रेशे पाए जाते हैं। और उन रेशेदार खाद्य पदार्थों को एक ही नाम रफेज से जानते हैं। ये रफेज आपको ध्यान रखना है। ये टॉपिक आपका 7वीं क्लास के विज्ञान का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। ये कह रहा है जीरप्थेलिया नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? यहाँ मैंने विटामिन A, B, C, D, K दे रखा है, एक और E होता है। यहाँ पर एक विटामिन ऐसा है जिसकी कमी से जीरप्थेलिया रोग होता है। जीरप्थेलिया मतलब त्वचा से संबंधित रोग है ये, त्वचा पर चकते होना, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो त्वचा का पार्ट है ये, और ये किसी एक खास विटामिन की कमी से होता है। अब अगर मैं इसके साथ में एक रोग और जोड़ दूं तो आप तुरंत बता देंगे कि ये इसके साथ में एक रोग और होता है, ये। अब आप आराम से पता लगा सकते हैं कि इसके अंदर कौन सा विटामिन है, मतलब विटामिन A है। आपको ध्यान रखना, विटामिन A की कमी से रतौंधी रोग तो होता ही है, जीरप्थेलिया नामक रोग भी होता है जिसमें त्वचा से संबंधित बीमारियां होती है, उसके अंदर चकते बनना वगैरह। तो ये आपको इसके अंदर ध्यान रखना होगा। वैसे भी आपको पता है, B की कमी से बेरी, C की कमी से स्कर्वी, D की कमी से जो इसमें प्रोडक्ट रिडक्शन के अंदर कमी होती है। तो ये जो कॉमन चीज़ें आपको पता ही है, कुछ नया था इसलिए मैंने बता दिया। फिर आता है क्वेश्चन थर्ड वाला, विटामिन की खोज किसने की? देखिए, अभी तक लगभग 15 विटामिन की खोज की जा चुकी। ये जो आंकड़ा है वो अपने बुक का है, जो 7वीं की बुक में दे रखा है, वहाँ से लिया है मैंने। कमी ज़्यादा हो सकती है लेकिन हम बुक को ऑथराइज्ड मानते हैं। लेकिन उसके अंदर 6 खनिज लवण जो है, खनिज 6 विटामिन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ क्वेश्चन था विटामिन की खोज किसने की? ये है क्रिश्चियन इस्कमैन, ई आधा ज क मैन, इस्कमैन। ये एक शरीर विज्ञानी था, डच शरीर विज्ञानी। 1890 में इसने खोज की और इस खोज के लिए इनको 1929 के अंदर नोबेल पुरस्कार मिला था। तो देखिए विटामिन जो है कितना इम्पोर्टेंट पार्ट है। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने कुछ विटामिन्स की बात की है। विटामिन A, B, C, D। विटामिन A की खोज करने वाले हैं मैकुलम और डेविस। विटामिन B की खोज करने वाले हैं मैकुलम, ये वही पर्सन इसके अंदर भी है। और C फ्रेलिच। विटामिन D की कमी है। अब विटामिन D की खोज जो की है वो मेलानबी है ना, ये मेलानबी है, ध्यान रखें। तो ये A, B, C, D खास जो विटामिन है उनकी खोज करने वाले जो वैज्ञानिक है उनके नाम इसके अंदर लिए हैं। अब चलते अपन, अगला क्वेश्चन 4 है, शरीर में कुल खनिज लवणों की संख्या कितनी है? तो ये 24 खनिज लवणों की संख्या शरीर में होती है। ये आंकड़ा भी बुक का ही है,
इसलिए हम इसको सही मानेंगे। ठीक है, कम ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन हम इस आंकड़े को सही मानेंगे क्योंकि बुक के अंदर दे रखा है। अब इसके अंदर अगला जो है 5वां क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट, ये क्वेश्चन लगभग अधिकतर पूछा जाता है और हम अधिकतर इसको रॉन्ग कर देते हैं। सबसे अधिक ऊर्जा का स्रोत हमारे शरीर के अंदर वो वसा होता है, कार्बोहाइड्रेट नहीं, ध्यान रखना। और ये ऊर्जा के केंद्र कहलाते हैं। हमारी चर्बी के अंदर जो वसा होता है वही ऊर्जा के केंद्र होते हैं और वसा ही हमारे शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा का स्रोत होता है। फिर क्वेश्चन 6 में मैंने कुछ खास बात ली है, भोजन के अवयव। भोजन के अवयवों को 3 भागों में बांटा है, वृद्धि और विकास, शरीर निर्माण और सुरक्षा प्रदान करना। हमारे शरीर की वृद्धि और विकास में सहायक कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, ये शरीर के विकास और वृद्धि में सहायक होते हैं। मतलब शरीर के विकास और वृद्धि के लिए ये तीनों ही खनिज है। फिर शरीर निर्माण की बात आती है तो शरीर निर्माण में प्रोटीन, खनिज लवण और जल। फिर सुरक्षा, शरीर को सुरक्षा प्रदान करने वाले जो हैं वो है विटामिन, खनिज लवण, जल, प्रोटीन। अब आप देख रहे हैं कि सब तो सब में है, फिर भी इसमें कुछ भिन्नता है, वो हमें ध्यान रखनी होगी। वृद्धि और विकास के लिए खास तौर से ये ग्रुप है, ध्यान रखना। शरीर निर्माण के लिए ये ग्रुप है, कुछ तो अलग है, ये देख लेना। इसमें खनिज लवण नहीं है, ध्यान देना। और सुरक्षा प्रदान करने में सबसे खास बात आती है विटामिन। ठीक है, प्रोटीन तो सबके अंदर मिलेगा, ठीक है, लेकिन सुरक्षा प्रदान करने में खास तौर से हमारा जो है वो विटामिन है वो, और इनमें किसी में नहीं आ रहा है। विटामिन जो है शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है, बीमारियों से रोकना करना वगैरह। ये तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको ठीक से देख लेना चाहिए, है ना। वृद्धि, विकास, शरीर निर्माण और सुरक्षा प्रदान करना, तीनों अलग अलग पार्ट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो कुछ अलग हट करके हैं, ध्यान रखना। फिर आता है क्वेश्चन 7, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त ऊर्जा कितनी होती है? वो 4 कैलोरी ऊर्जा, ये अपने याद रखना होगा। फिर आता है क्वेश्चन 8, 10 से 18 वर्ष आयु वर्ग के लिए भोजन में जो मात्रा होनी चाहिए वो कितनी है? ये यहाँ लिखना था 660 मिलीग्राम। यानी क्योंकि हम स्कूल एजुकेशन के लिए प्रयास कर रहे हैं तो स्कूल एजुकेशन में जो बच्चों की एज लगभग 10 से 18 वर्ष मानते हैं, ठीक है, तो उस एज ग्रुप के लिए जो भोजन में एक संतुलित आहार की हम बात करते हैं तो संतुलित आहार के लिए किन किन मुख्य अवयवों की कितनी कितनी मात्रा आवश्यक होती है? तो कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए 130 से 150 ग्राम होना चाहिए, एक मानक है ये। प्रोटीन होना चाहिए 78 ग्राम, ध्यान रखना 78 ग्राम प्रोटीन की मात्रा होनी चाहिए। खनिज लवण जो है वो 660 मिलीग्राम, ये मात्रा होनी चाहिए। और वसा की मात्रा होनी चाहिए 22 ग्राम, ध्यान रखना 22 ग्राम। ये कुछ खास मानक है जो भोजन में ज़रूरी होते हैं, तो आपको इन सभी क्वेश्चंस को ठीक से स्टडी कर लेना चाहिए। इसके अंदर सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंस रखते हैं, एक एक जो है खास तौर से मैंने भोजन के अवयवों को लेकर के मैंने ये टॉपिक लिया है। अगले जो क्वेश्चन है इसके अंदर देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। एंडोसाइटोसिस एक प्रक्रिया है, ये एंडोसाइटोसिस प्रक्रिया क्या है? ये है अमीबा में भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया। भोजन को वह एक विशेष पोर्शन से एक्सेप्ट करता है और फिर उसके अंदर वो फंसा लेता है अंदर, और फंसा करके वो अंदर चला जाता है, और वो प्रक्रिया कहलाती है एंडोसाइटोसिस। फिर आता है अगला क्वेश्चन, पचित भोजन का अवशोषक अंग, जो भोजन पच चुका होता है उसका अवशोषण शरीर के किस अंग में होता है? वो है क्षुद्रांत्र या छोटी आंत, ये आपको याद रखना होगा। फिर एक इम्पोर्टेंट पार्ट आता है दांतों के प्रकार, इसमें से क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है। शरीर के अंदर हमारे जो मुंह में दांतों के जो प्रकार होते हैं वो 4 तरह के होते हैं, कृतंक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। कृतंक संख्या 8, रदनक
संख्या 4 2 + 2 और अग्र चवर्णक 4 + 4 8 और लास्ट है चवर्णक 6 + 6 12, टोटल 32 हो गए। फिर इनके कार्य भी ध्यान रखने होंगे। कृतंक जो 8 होते हैं भोजन को काटना, रदनक 4 होते हैं ये भोजन चीरना फाड़ना, और अग्र चवर्णक 8 होते हैं 4 + 4 ये भोजन को चबाने में काम आते हैं, और चवर्णक 6 और 6 12 ये भी भोजन को चबाने में काम आते हैं। तो ये चारों प्रकार के दांतों के बारे में हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए। रीट 2021 जो ये पहले हुई थी उसके अंदर क्वेश्चन पूछा था ये कि चवर्णक दांतों की संख्या कितनी होती है, सीधे प्रश्न पूछ लिया, तो वो 12 है। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि वो ऐसे सीधा क्वेश्चन पूछे, वो मैच करने वाला हो सकता है, उल्टा पूछ ले, इनमें से प्रश्न ले कि निम्न में से कौन भोजन काटने के काम आते हैं, ये चारों देखो प्रश्न। तो आपको कृतंक, रदनक, अग्रचवर्णक और इसमें कृतंक होगा। या फिर भोजन को चीरने फाड़ने वाले दांत कौन से होते हैं, 1 2 3 4, तो ये ऑप्शन सही होगा। तो आपको इसको अच्छी तरह से अपने तरीके से इसको याद रख लेना चाहिए। फिर आता है हमारे सोने और जागने का जो चक्र होता है। रात को सोते हैं, थोड़ी देर बाद में नींद आ जाती है, और जब वापस सवेरे का टाइम होता है या उठने का तो नींद अपने आप जग जाती है। ये जो प्रक्रिया शरीर में होती है वो हमारे किससे नियंत्रित होती है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट वो है पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि जो हमारे मस्तिष्क के केंद्र में होती है, पीनियल ग्रंथि, और इससे मेलेटोनिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। और ये जो हार्मोन है ये जनन हार्मोन को नियंत्रित करने का काम करते हैं। ध्यान देना बहुत ही, क्योंकि क्वेश्चन छोटा सा बनता है और वह कहीं से पूछ लिया जाएगा। निम्न में से कौन सी ग्रंथि जनन हार्मोन को नियंत्रित करने का काम करती है, तो अब उसके अंदर जो आएगा पीनियल ग्रंथि और जो जनन हार्मोन से संबंधित ग्रंथियां हैं जिसके अंदर वो अपने प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन ये जो ग्रंथियां हैं वो भी उसमें ऑप्शन डालेगा, तो वहाँ आपके मिस्टेक हो सकती है। तो ये जनन हार्मोन को नियंत्रित करने वाली बात कर रहा हूँ मैं कि नियंत्रित करने वाली जो ग्रंथि है वो पीनियल ग्रंथि है, और इससे मेलेटोनिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। मतलब अगर मेलेटोनिन नामक हार्मोन की बात करें तो आपको पीनियल ग्रंथि, मस्तिष्क के केंद्र में और जनन हार्मोन का नियंत्रण करना, ये बातें अपने आप याद आ जाए। मतलब कोई एक बात देते ही ये बात थी तो ये तीनों बात आ जाए, और ये वाली बात भी सोने जागने, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से बनता है कि सोने और जागने का चक्र, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। फिर बात करें अगला क्वेश्चन, रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता। शरीर में रोगाणुओं से लड़ने की जो क्षमता होती है वो थाइमस ग्रंथि होती है, वो करती है काम, और ये हमारे वक्ष स्थल में होती है, ध्यान रखना होगा। थाइमस ग्रंथि से थाइमोसिन हार्मोन स्रावित होता है, ध्यान देना, थाइमोसिन हार्मोन, थाइमोसिस नहीं, थाइमोसिन हार्मोन। वैसे भी थाइमस नाम से आ रहा है। अब इसके अंदर भी देखो ये सेंटेंस आ रहा, जननांगों का विकास, बाल्यावस्था में जो जननांगों का विकास होता है वो हमारे थाइमोसिन हार्मोन ये काम करता है। बहुत, अब देखिए कितनी इम्पोर्टेंट बात है। हम अभी तक टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की बात करते हैं, लेकिन मेन बात आप देख लो कि ये बाल्यावस्था में खास तौर से जो जननांगों का विकास होता है वो थाइमोसिन हार्मोन का काम है, ये याद रखना होगा। और ये थाइमस ग्रंथि है जो रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता पैदा करती है बॉडी के अंदर। क्योंकि ये जो ग्रंथियाँ हैं, जैसे कॉमन ग्रंथियाँ, जैसे पीयूष ग्रंथि, उससे पिट्यूटरी हार्मोन निकलता है, ठीक है, वो भी यहाँ होती है मस्तिष्क के अंदर। ऐसे ही जैसे वो एड्रिनल ग्रंथि, तो एड्रिनल ग्रंथि से एड्रिनलिन हार्मोन निकलता है, स्रावित होता है, और उसका काम क्या है? एड्रिनलिन हार्मोन का क्या काम मुख्य रूप से? वो हमारे संकटकालीन परिस्थितियों का सामना करने के लिए हमें प्रिपेयर करता है। मैंने पिछले वीडियो में ये बात कही थी, आप CMPC चैनल को सर्च करके उसके अंदर जाके देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा। मैंने मेन क्वेश्चन ले रखे हैं, क्वेश्चन में दे रखा है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और मैंने खास बोला था, क्योंकि ग्रंथियाँ और हार्मोन की बात आ गई, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन सबसे इम्पोर्टेंट हार्मोन, ध्यान रखना, ये स्तन ग्रंथियों में
दुग्ध स्त्रवण का काम करती है। आपको ऑक्सीटोसिन हार्मोन का ध्यान रखना होगा। ये क्वेश्चन RS 2007 के अंदर पूछा गया था। फिर आता है अगला प्रश्न, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया? वैसे तो हर साल मना रहे हैं अपन अब 21 जून को, लेकिन ऐसा सिंपल क्वेश्चन हम कितनी बार लुढ़क जाते हैं, ध्यान नहीं रखते हैं। तो अभी हमने 8वां मनाया, अगर हम हर साल वो याद रख लें कि इस साल कौन सा मनाया फिर कौन सा मनाया, तो भी हम सन का पता कर सकते हैं। या अगर सन याद रह गया, क्योंकि जो प्रथम मनाया वो 21 जून 2015 को मनाया गया। दुनिया के 177 देशों द्वारा इसको मान्यता मिल गई। उसके अंदर संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इसको दुनिया के 177 देशों में मान्यता मिल गई थी। तो हर वर्ष 21 जून को मनाया जाएगा। तो हमें याद क्या रखना है, 2015, और अभी इस साल जो मनाया है वो 8वां है। आप इससे काउंट करके देख सकते हैं। सन ये याद रखना और कौन सा वहाँ मना रहे हैं ये हमें याद रखना होगा। फिर आता है एक और अच्छा प्रश्न, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। हम ये प्रश्न पूछ लिया गया और मैंने इसको फिर से लिया। यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है, ये आपको पता होगा। मैंने इसमें खास बात फिर से डालने के पीछे रीज़न ये था कि इसका जो रंग होता है वो हल्का पीला रंग होता है। हमें कहीं से भी कोई कमी नहीं छोड़नी है। अग्नाशय ग्रंथि यकृत जो है उसी के अंदर है, तो ये पीला, हल्के पीले रंग की होती है। ये हमें इसका ध्यान रखना होगा। अच्छा, अग्नाशय ग्रंथि के बारे में अपने को पता है, उसके अंदर इंसुलिन हार्मोन, लैंगरहैंस द्वीप कोशिकाएं और इसके अलावा वो ग्लूकागोन, ठीक है ना, वो भी अपने इसी में था। और एक और जो था अपने उसके अंदर वो क्या, ये जो लिया है अग्नाशय ग्रंथि की बात करें अपन, तो इसके अंदर एक और ख़ास बात क्या थी, अग्नाशय ग्रंथि के अंदर लैंगरहैंस हो गया, ग्लूकागोन हो गया, इंसुलिन हो गया, और एक रोग वाली बात जो हमारे इसके अंदर जो खास तौर से वो मधुमेह रोग है ना, वो हमारे इसी ग्रंथि के से जुड़ा हुआ है, जिसके ऊपर इंसुलिन का इंजेक्शन लगवाते हैं। मैं इसकी बात कर रहा था। तो ये हमारे इसके अंदर खास तौर से याद रखने हैं। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, क्वेश्चन सारे हम जानते हैं, फिर भी आपने देखा कि घर पे आते ही जब मिलान करते हैं, अरे यार ये तो रॉन्ग हो गया, मतलब वो अरे यार वाली कंडीशन नहीं बने। और इसलिए हमें इनको एक एक वर्ड पर फोकस करना है और ध्यान से देखना है कि किस में क्या लिखा है, कौन सा क्वेश्चन किस वर्ड से जुड़ा है, ये हमें ध्यान रखना होगा, तभी हमारे क्वेश्चन सही होंगे। थैंक्स।